नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 19वां अध्याय। स्वर्णलता का प्रथम पर्व के 18 अध्याय आपको हमारे ब्लॉग स्वर्णलता से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही साथ आई बटन में भी लिंक रहेगा। अगर आपको भूतों की कहानी सुननी है या सस्पेंस स्टोरी सुननी है तो उसका लिंक भी आपको हिंदी हॉरर स्टोरी करके मिल जाएगा। साथ ही साथ आदर्श हिंदू होटल, शरद साहित्य, उसका भी लिंक इधर आई बटन में, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। आज से इसका द्वितीय पर्व शुरू हो रहा है, जिसका प्रथम अध्याय आज है। इससे पहले हमने देखा कि इसके पहले स्वर्णलता की शादी 9 वर्ष में हो जाती है। उसके बाद एक एक करके उसके बच्चे होते हैं। खट्टी मीठी यादें जो होती हैं गृहस्थी की, वो चलती रहती हैं। और चंपा मलिका उसके जेठ की बेटी तथा चंपा स्वर्णलता की पहली बेटी का विवाह हो जाता है। अब उसके बाद यह 19वां अध्याय शुरू हो रहा है, द्वितीय पर्व का प्रथम अध्याय। उसके बाद दिन लुढ़कते जा रहे हैं। बहुतेरी वर्षा, बसंत, शीत, ग्रीष्म के आने जाने के सिलसिले में लोगों के चेहरे में भी परिवर्तन हो रहा है। चेहरा सिर्फ चेहरे में, स्वभाव नामक वस्तु की तो मृत्यु ही नहीं होती। वह शायद अपना लगान वसूलने के लिए मृत्यु के उस पार तक धावा बोलता है। इसलिए बालों में सफेदी आती है। आंख, कान, दांत अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करके विदा होने को तत्पर होते हैं। केवल स्वभाव अपनी कुर्सी पर बैठा काम करता चला जाता है। दिन और रात के लगातार आते जाते रहने में बहुत वर्ष निकल गए, बीत गए बहुतेरे विषण प्रहर, बहुतेरे दुस्सह दंड और पल। उस रोज जो लोग जीवन नाटक के खाते को खोलकर मंच पर घूम फिर रहे थे, वे बहुत सारे गर्भाक पार कर गए। स्वदेशी नाम का जो पागलपन श्रृंखला और श्रृंखल को तहस नहस करता फिर रहा था, वह पागलपन गोली बारूद, फांसी को रस्सी और अंतहीन कारागार के अंधकार में मानो आप ही तहस नहस हो गया। दूसरे शासन के आश्रय में भागकर खो गया, चलान हो गया काला पानी पार के पुली पुलाव नाम के मजेदार देश में। शुरू हो गया पक्के दिमाग का करिश्मा, बातचीत और आलोचना, आवेदन निवेदन, इसी राह में आएगी स्वाधीनता। ये विज्ञ हैं, पंडित हैं, बुद्धिमान हैं। बहुतेरे पागलों में से एक पागल अंबिका नाम का वह नौजवान जाने कहाँ के गारद में सड़ रहा है, पर उसके लिए दुनिया का कहीं कुछ अटका? ना, कुछ भी नहीं अटका। केवल अवहेलना, असतर्कता के अवसर में स्वर्णलता के जीवन के कुछ अध्याय खो गए। बिखरे हुए पन्नों को बार बार उलट पुलट कर भी उस इतिवृत्त का सूत्र ढूंढे ही नहीं मिलता, जहां स्वर्णलता के घर टूटने का वर्णन लिपिबद्ध है। लेकिन देखा गया, स्वर्णलता घर तोड़कर निकल आई और उसने फिर घर बसाया। किंतु अध्यायों में नवीनता कुछ थी क्या? चंपा के बाद चंद का ब्याह हो गया। उल्लेख करने केवल इतना ही है क्योंकि मनुष्य के इतिहास की विशेष 3 घटनाओं में से वह अन्यतम है। चंदन का ब्याह भी केवल, उसके सिवाय और क्या। स्वर्णलता के बाकी लड़कों के कुर्ते की माप बढ़ते बढ़ते प्रमाण साइज पर पहुंच चुकी थी। यदि यह भी समाचार हो तो समाचार है, अथवा मुक्त केशी के लड़कों का सिर सफेद होने लगा था। मुक्त केशी की कमर झुककर धनुष हो गई थी और मुक्त केशी की बहुएं सास के दरवाजे पर जाकर माँ जी आज क्या बनाना है पूछना अक्सर भूल ही जाती। इन्हें भी समाचार के प्राय में ही डालना हो तो समाचार था, परंतु सबसे बड़ी खबर तो यह है कि स्वभाव नाम की चीज मरने पर भी नहीं बदलती, इसलिए बाकी घटनाओं का ढांचा ज्यादा बदला था ऐसा नहीं लगता। शायद हो कि स्वर्णलता वैसी ही अविश्वसनीय दुस्साहसिक घटनाएं घटा रही थी। शायद हो कि मुक्त केशी का सजला बेटा सबके सामने एक बार बहू पर वैसे ही डांट फटकार करता और फिर ओट में जाकर अपना नाक कान मलता और पैरों पड़ता। शायद हो कि स्वर्णलता उसी घृणा और धिक्कार से फिर सोचने लगी थी कि कौन सा सहज है, कौन सा अधिक काम है, जहर या रस्सी, आग या पानी, और कोई भी सहज नहीं। यह देखकर रसोई में जाकर कह रही थी, मामंदी मुझे 2 मुट्ठी दो सो रहूं जाकर, और क्या होगा। दर्जी पाड़ा की उस गली के अंदर और कौन सी स्वाद की हवा आएगी और किस वाणी का उच्चारण होगा। हाँ,
वैचित्र्य की बात कहनी ही तो कहा जा सकता है कि मुक्तकेशी के बड़े जमाता केदारनाथ ने मुक्तकेशी का मुंह रखने की चिंता बिना किए ही देह रखी और पेट रोगी सुशीला हठात अरबा चावल और मटर की दाल के खप्पर में पड़कर रक्त विसार की मरीज हो गई। और भी वैचित्र्य की 19 साल की मलिका विधवा होकर लौट आई और दादी की रसोई में भर्ती होकर शुद्धाचार की अति से हाथ पांव हमें हाजा कर बैठी। हाजा एक तरह की बीमारी होती है जो पानी के कारण हो जाती है। मुक्तकेशी ने अफसोस के साथ कहा, सोचा यह नसीब जली सर्ब होगी, आई तो मुझे कुछ सुविधा होगी, मेरा यह वह कर देगी, एक लोटा पानी देगी, सो नहीं 3 टांग की बूढ़ी मैं उस राक्षसी की रसोई बनाती हूँ। उन्होंने अवश्य यह बड़े दुख से ही कहा। बहुओं का भरोसा कभी नहीं किया और आज भी यही चाहती हैं कि अपने अहंकार को रखते हुए अपने लिए 2 मुट्ठी आप ही पका चुका कर खाते खाते चली जाए। पर कमर बहुत आड़े आ रही है। अब उन्हें पता चल रहा है कमर का बल असली है। क्यों कहते हैं मल्लिका का नसीब फूटा तो उन्होंने अपना कपाल पीटा जरूर था, फिर भी सोचा था यह तो पराई नहीं घर की लड़की है, इससे कुछ आसरा रखने का अहंकार पर आंच नहीं आएगी। लेकिन उल्टा हुआ, उसी की थाली लिए चिकते चिकते जान जाती है, उसका नहाना खत्म ही नहीं होता। और फिर बहुएं भी कहाँ हैं? वह सहेजी हुई गृहस्थी तो रही नहीं। बड़ी बहू का शरीर टूट गया है, मन टूट गया है। मझली बहू ने पति के पैसे के घमंड से इस घर का हिस्सा छोड़ दूसरी जगह घर बसाया। सजली और छोटी एक ही रसोई में है, मगर हाड़ी चूल्हा अलग। मुक्तकेशी अब बंटवारे की माँ है। इतने पर भी मजली की आंखों की चमड़ी है। दूर रहकर भी वह मुक्तकेशी के व्यय का भार वहन करती है, समय असमय में देखती है। मुक्तकेशी की इच्छा पूर्ति में जो खर्च पत्तर होता है देती दिवाती है। सुबोध को कुछ 1 रुपयों की पेंशन मिलती है, वह करे भी क्या। बाकी 2 तो कंजूस के सरताज हैं। अपनी उस जमी जमाई गृहस्थी और उस डांट की याद करके मुक्तकेशी के निश्वास निकलता है। अब घर बैठे उंगली मटकाने और गाली देने के सिवाय कुछ नहीं रहा। यहाँ तक कि गले ने भी दुश्मनी की है। जरा जोर से किसी पर भकझक करने जाओ कि खांसते खांसते दम घुटने की नौबत। सो मुक्तकेशी रह रहकर उंगली मटकाती है और रुक रुक कर कहा करती है, ओह आँख के अहंकार से मरी जा रही हैं सब। मैं भी मुक्तकेशी ब्राह्मणी हूँ, बासी मुंह से कहे जा रही हूँ, जो दुर्गति मेरी हो रही है वह दुर्गति तुम लोगों की भी हो। ये तुम लोग कौन? केवल मुक्तकेशी की बहुएं? यह कहना अविचार करना होगा। मुक्तकेशी वैसी पक्षपाती नहीं है, अपनी बेटियों को भी कहती है। विराज जब घूमने आती है, सारा समय भाई भाभीियों के साथ बिताकर जाते समय एक बार इस कमरे में आती है, कैसी हो माँ? तो मुक्तकेशी भारी मन से कहती है, बहुत हुआ, माँ के लिए इतने सुहाग की जरूरत नहीं, जिन्हें आँख है उन्हीं के पास जाकर बैठो। और जब चली जाती है तो बुदबुदाती है। लेकिन यह तो अंतिम दिनों में। स्वर्ण ने जब घर तोड़ा तब क्या कमर टूटी थी मुक्तकेशी की? ना, उस समय नहीं टूटी थी उनकी कमर। उस समय भी वह कुछ मजबूत ही थी। गाली श्राप देने में उनकी आवाज़ आकाश को उठती थी। बहू के अलग हो जाने पे से छाती पीटी थी उन्होंने। नाचती फिरी और भविष्यवाणी की, सिर झुकाए फिर लौटना पड़ेगा, थोता मुँह थोता होगा। होगा ही, क्योंकि तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अभी तो 5 जनों की गृहस्थी का दाय उद्धार होता है। किंतु मुक्तकेशी की वह वाणी सफल ही नहीं हुई। स्वर्ण नहीं लौटी। अपने किराए के मकान से स्वर्ण अपने निजी मकान में गई। साझे का जो घर था उसमें अपने हिस्से के एक कमरे को वह बंद कर गई थी। उसकी कीमत भी नहीं ली थी। यहाँ तक कि कच्चे पैसे वाले प्रबोध के जो अपने कुछ असबाब जमा हुए थे वह सब भी नहीं ले गई। अपने बर्तन बासन, पहनने के कपड़े और बिस्तर, केवल इतना ही लेकर इस गली से निकल पड़ी थी, जिस गली में वह बुरी तरह ठगाई गई थी। एक दिन नई सफेदी और नए रंग की कच्ची गंध से भरे एक भूल भुलैया में दक्षिण का बरामदा खोजते हुए भटकती रही थी। आखिर दक्षिण का बरामदा स्वर्णलता का हुआ। बड़े रास्ते के किनारे हरी रेलिंग, लाल पालिश का फर्श, चौड़ा बरामदा, उसी बरामदे से सटा लंबा सा बड़ा कमरा, पूरब में खिड़की, दक्षिण और दरवाजा। पूरब की ओर उस छेकते हुए कोई बड़ा मकान खड़ा नहीं हुआ। वहाँ खुली जगह पड़ी है। सवेरे बिछौने पर पड़े पड़े सूर्य उदय देखा जा सकता है। स्वर्णलता को अब चाहने को क्या रहा? असंतोष का कुछ, शिकायत करने का, बिगड़ने का, उदास होने का। अब सुखी संतुष्ट सारी आशा मिट जाने से संपूर्ण और परितृप्त स्वर्णलता की जीवन गाथा में पूर्ण विराम दे दिया जाए। इसके बाद और क्या? बंगाली गृहस्थ घर की एक महिला इससे अधिक और क्या आशा कर सकती है और क्या पाने का सपना देख सकती है?
चरम सार्थकता और परम सुख में बैठे एक एक करके लड़की का ब्याह करके घर में बहुएं लाना और 2 बेटियों को पार करना, बस तो उसमें रुकावट ही कहाँ है। तीनों लड़के तो आदमी बन ही गए, छोटा भी निश्चिंत ही हो गया। पढ़ने लिखने में वास्तव में अच्छा है। अंतिम दोनों लड़कियां पारुल और बकुल देखने में अच्छी खासी हैं, लिहाजा उनके लिए झमेला भी नहीं। जो देखेगा वही पसंद करेगा। और दहेज देने में प्रबोध पीछे नहीं हटेगा। रुपया वह अगाध कमाता है और खर्च में भी अब दरिया दिल है। शायद यह नशा स्वर्ण ने ही चढ़ाया है, खर्च का नशा। हाँ, नशा हुआ है तो स्वर्णलता पर अब लिखने को कुछ नहीं। गृह प्रवेश के समय कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसके आसपास उसी उपलक्ष्य में प्रबोध ने लोगों को खिलाया था। किंतु इस घटना में उस प्रश्न का उत्तर कहाँ है? यह तो बदस्तूर सुख की घटना ही है। परंतु स्वर्णलता की रीति के अनुसार शायद हो कि दुख की है कि उसका सब कुछ ही तो उल्टा है। जिन्होंने उसके साथ घर गृहस्थी की और जलती रही, उसने उन सब ने ही कहा, सब विपरीत, विपरीत बुद्धि, विपरीत विचार, विपरीत आचार आचरण। अतएव इस घटना को लिपिबद्ध करके ही देखा जाए। प्रस्ताव शायद पहले प्रबोध ने ही किया था और वही पहले स्वर्णलता ने कहा था, अभी गुरु मंत्र नहीं लूंगी। यदि कभी वैसी इच्छा हो, यदि कोई ऐसा मिला कि गुरु कहकर खुद ही सिर झुक रहा है, तो देखा जाएगा। अलग होकर चले जाने के बाद कुछ दिनों तक चक्षु लज्जा से प्रबोध उस घर को नहीं जा सका, लेकिन आखिर स्वर्णलता के ही कहे जाना पड़ा। महाबारी 25 रुपए के हिसाब से सास के हाथ खर्च के लिए स्वर्ण ने जबरदस्ती भेजा। प्रबोध ने कहा, यह हिमाकत मुझसे नहीं होगी, माँ पाँव से ठुकरा देगी रुपए। स्वर्ण ने कहा, एक बार ठुकरा दे, तुम बार बार पैर पकड़कर लिवाकर ही छोड़ना। माँ का पाँव पकड़ने में तो ना लाज है ना असम्मान। आखिर जाना पड़ा था उसे। छोटे भाई लोग गरचे टेढ़ी हंसी हंसे, तुम हठात और उत्तर बिना दिए ही चले गए। सुबोध ने गंभीर और उदास उदास मुंह से कहा था, अच्छे होना, बाल बच्चे अच्छे हैं सब। घर के बच्चे आस पास से ताक झाक कर रहे थे, बोले नहीं। और मुक्तकेशी देखते ही जोर से रो पड़ी थी। फिर भी उन रुपयों की सदगति हुई थी। मुक्तकेशी ने पाँव से ठुकराया नहीं, सिर्फ मुंह मारकर बोली, हया का सिर खाकर जब तुम देने आए हो तो मैं तुम्हारा मुंह छोटा नहीं करूंगी। दे रहे हो रख लेती हूँ, मगर उजड़े बालों का यह जुड़ा बांधना क्यों? तुमने तो सारा नाता तोड़ ही लिया। उठाया हुआ खड़ गले पर नहीं गिरा, गनीमत। उस दिन की उस निश्चिंतता के बाद से प्रबोध उस टोले का नित्य का यात्री है। उस टोले का ताश का अड्डा भी प्रबोधहीन नहीं होता। और मजा यह है कि उस घर में रहते हुए सांझ को माँ से जितनी बातें होती थी, जितनी देर तक उनके पास बैठता था, उसका 4 गुना हो रहा है। अभी उसी मौके से अपने बेटे बहुओं की समालोचना करके अपने मन के भार से मुक्त होकर एक दिन मुक्तकेशी ने गुरु मंत्र की बात उठाई। उसके बिना तो हाथ का पानी शुद्ध नहीं होगा। इतनी उम्र हो गई, अब बिना दीक्षा के रहना छी। और फिर मरण का तो ठौर ठिकाना नहीं। किसी दिन हटाती यदि स्वर्णलता दे रखे तो उसी अदीक्षित शरीर की गति क्या होगी? पति से यह सुनकर स्वर्णलता हंस उठी थी। बोली, गति क्या देह की है या आत्मा की? कुल गुरु के वंशधर के नाते तुम्हारी उस गंजेड़ी दुबले लड़के की पांव पूजा करूं, यह मुझसे नहीं होगा। यह सुनकर कौन स्वर्णलता की छीछी नहीं करेगा? और किया भी था। कहा था, यह सब रुपयों की गर्मी है। यहाँ तक कि जिसके रुपयों की गर्मी से स्वर्णलता इतनी गर्म थी, उस प्रबोध ने ही कहा था, 2-4 रुपए हो गए हैं, इसलिए उसकी गर्मी से धरती को खिलौना मत समझो मजली। माँ कहती है ना, भगवान कहते हैं, दूंगा धन देखूंगा मन, छीन लेने में कितने क्षण। यही सार है। भगवान आदमी को देते हैं और देकर उसकी परीक्षा करते हैं। स्वर्ण हंस उठी थी। तुम्हारे मुंह में भगवान की वाणी, यह मानो भूत के मुंह में राम नाम। परंतु मैं करूं क्या? कहो। मन जिसको गुरु नहीं मानना चाहता तो? प्रबोध ने बिगड़ कर कहा था, सो तुम्हारे गुरु के लिए तो माइकल, नवीन सेन, बंकिम चंद्र, रवि बाबू को ही पकड़ना होगा। तुम्हारी देह शुद्धि के लिए तो आएंगे वे सब। दीक्षाहीन देह के हाथ का पानी शुद्ध नहीं होता, जानती हो? ओ, यह बात। पता नहीं क्यों यह बात कहकर स्वर्ण मानो कुछ मात्रा से बाहर को हंसी हंस उठी। उसके बाद हंसी के आंख मुंह को संभाल कर बोली, केवल देह, उसके लिए इतनी दुश्चिंता? तो फिर ले लूंगी मंत्र, तुम्हारे उस गंजड़ी गुरु पुत्र से ही लूंगी। देह के मालिक जब तुम हो तो तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार काम हो। प्रबोध ने
हंसी और बात का अर्थ खास हृदयंगम नहीं किया, हृदयंगम करने की चेष्टा भी नहीं की। लगता है राजी हो गई, अब डर नहीं। मजली बहू ने एक बार जब हाँ कर ही दिया तो लोहे की लकीर होगी, इसी से मैं करा दिया जाए। अतएव अतएव गुरु मंत्र से स्वर्णलता की दीक्षा हुई। इस उपलक्ष्य में समारोह हुआ। यह तो पहले ही कहा जा चुका है। प्रबोध ने बहुत खर्च कर दिया, काफी गुरु दक्षिणा दी। कहा इतने दिनों से इतना कमा रहा हूँ, उस कमाई से भूत भोजन के सिवाय कोई सत्कार्य नहीं हुआ। यह फिर भी एक सत्कार्य है, एक महत् कार्य है, हमें लगा। इस यज्ञ की पतवार मुक्तकेशी ने ही थामी थी। यज्ञ हो जाने पर प्रसन्नचित्त सबको कहती फिरी, जानती थी मेरा पेवो जो करण कारण करेगा वह आदमी जैसा ही करेगा। मजली बहू है पगलेट मगर नजर ऊंची है, और वह सदा की भक्तिमती है। देखा किया है ना, गो ब्राह्मण गुरु पुरोहित काली गंगा, जब जिसमें खर्च किया सब खर्च मजली बहू ने ही तो दिया, पूछ पूछ कर जोर जबरदस्ती। सो भगवान ने भी वैसा ही खुशहाल किया। मन के गुण से धन। लड़कियों के ब्याह में उसी पेबो ने खर्च कुछ अधिक कर दिया तो मुक्तकेशी ने ना भूतो ना भविष्यति किया था। कहा था यह सब चाल दिखाना है, लेकिन इसमें दूसरी बात कही, उनकी कही हुई भविष्यवाणी नहीं फली। उसके लिए मुक्तकेशी लज्जित हुई है, या कि बेटे का यह घर द्वार ऐश्वर्य विभूति देकर अभिभूत हो रही है। जब ही मुक्तकेशी के मुंह से निकल रहा है, क्या खासा है मजली बहू का भंडार घर, देखकर जी जुड़ा जाता है। पेवो ने बहुत बार चुपचाप अनुरोध किया था माँ से यहीं रहने का। स्वर्णलता ने भी अपनी स्वभावगत उदारता से बोल बैठी थी, ठीक तो है, यहीं रहिए, यह भी तो आपका ही घर है। लेकिन जाने क्यों मुक्तकेशी राजी नहीं हुई। यज्ञ का काम चुकाकर ही वह चली गई। इस पर फिर कभी बात नहीं उठी। केवल स्वर्णलता की बड़ी लड़की चंपा ने, जो इस अवसर पर आई थी, कहा था मैंने बहुत बहुत बेहया आदमी देखा है, अपनी माँ जैसी बेहया मैंने दूसरी नहीं देखी। दादी को यहाँ रहने के लिए कहने का साहस हुआ, परंतु यह कोई ख्याल करने जैसी बात है। चंपा तो सदा ही अपनी माँ की आलोचना करती है, या कुछ नहीं तो फिर दुख कहाँ। पारू के स्कूल में भर्ती होने की बात पर हो भी सकता है। तिल को ताड़ करने का स्वभाव स्वर्ण का तो सदा से ही है।